आपको अपने स्कूल में कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आपको देख के और बच्चे डरेंगे और बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हम आपको अपने स्कूल में नहीं मतलब पढ़ा सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। अगर आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बुरा हो जाए, मान लीजिए किसी ने आपके साथ बदसलूकी की, किसी ने आपके साथ छेड़छाड़ की, किसी ने आपको जलाने की कोशिश की, या मान लीजिए कि आपकी जिंदगी में कोई बहुत खास इंसान था जो अब आपके साथ नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं, हिम्मत खो देते हैं और पीछे हट जाते हैं, अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो इन सब को पार करके, सारी परेशानियों को दूर करके अपना एक नया मुकाम हासिल किया है, और उसके बारे में जानने के बाद आप 2 मिनट जरूर सोचेंगे और उसके जज्बे को सलाम भी जरूर करेंगे। आज मेरे साथ शिरोज चलाने वाली अंशु राजपूत मेरे साथ हैं, जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और नोएडा में शिरोज कैफे को चलाती है। अंशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में बताएं और ये घटना आपके साथ कब और क्यों हुई। बेसिकली मैं बिजनौर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम अंशु है, और मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था, और मेरे ऊपर एक 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था, और उस टाइम पे मेरी उम्र 15 साल थी। और एसिड अटैक करने का रीजन ये था कि वो जो 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते थे, तो मैंने जो उनका प्रस्ताव था तो मैंने उसको इनकार किया और घर में बताया, तो मेरी फैमिली ने उनके परिवार वालों से बात किया। तो होता है ना कि अपनी सोसाइटी में अपनी हर कोई गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया, उनके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा हुआ, फिर मोहल्ले में पता चला, तो मोहल्ले वालों ने कहा आपको शर्म नहीं आती इतनी छोटी लड़की के साथ इस तरीके से करते हुए, आप सुधर जाइए नहीं तो आपके खिलाफ कंप्लेन कराएंगे। तो फिर इसी के चलते कि ये गाँव में मेरी बदनामी कैसे करा सकती है, तो उन्होंने 12 फरवरी 2014 में मेरे ऊपर सोते हुए एसिड डाल दिया। वो किसी तरीके से आपके रिलेटिव थे, आप उनको जानती थी, कहाँ रहते थे? वो मेरे नेवर थे और मैं उनको दादाजी बुलाती थी, और मतलब मेरे रिलेटिव में कोई नहीं थे, मतलब उनकी कास्ट भी अलग थी, और मैं राजपूत हूँ, बट वो मेरे नेवर थे। जब उन्होंने आपके साथ ये किया, उसके बाद जब आपके साथ ये सारी घटना हुई, फिर कभी उनसे आमना सामना हुआ? उस इंसान को पछतावा है अपने किए का? पछतावा तो होता ही होगा, और मतलब बहुत बार ऐसे मुलाकात हुई, क्योंकि मतलब मेरा केस चल रहा था, और जब मैं कोर्ट जाती थी तो वो भी आते थे, जब मेरी कोई डेट लगी होती थी तो वो भी आते थे, सामने हथकड़ी लगी होती थी। तो कभी मतलब मैंने जब उनके आंखों में मतलब रिग्रेट देखा था कि ये मैंने क्या कर दिया, कि जब मैं कोर्ट गई थी और पहले वो मुझे देख के, मतलब फर्स्ट डे जब मैं कोर्ट गई थी तो मुझे देख के बहुत हंसे, तो उनको लगता था कि मैं छूट जाऊंगा और इसके सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। लेकिन जब उन्होंने मतलब जब, क्योंकि मैं उस टाइम पर डरी सहमी रह रही थी, और फिर उसके बाद जब मैं छाव फाउंडेशन में आई और मुझे सपोर्ट मिला, तो जब मैं सेकंड टाइम गई थी कोर्ट तो बहुत कॉन्फिडेंस में थी, फेस ओपन करके गई थी, और जब उन्होंने देखा तो उनकी जो नजरें थी वो नीचे थी, और मैं मतलब उनको देख रही थी, तो मतलब ऊपर उनका आई कांटेक्ट मेरे से नहीं हो पाया। तो तब मुझे लगा कि हाँ, कि नजरें झुकी हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं पछतावा तो होगा, और बाकी तो उनको ही पता कि कितना पछतावा है कितना नहीं, वो तो क्योंकि कभी मतलब ऐसे बात नहीं हो, और मैं करना भी नहीं चाहूंगी कि जिसने मेरे साथ इतना बड़ा हादसा किया है तो मैं मतलब उससे कभी मुलाकात भी नहीं करना चाहूंगी। उनको सजा हुई? हाँ, उनको मतलब 2020 में 5 मार्च को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन 2022 में उनको छोड़ दिया गया था, ये कह के कि उनकी उम्र पूरी हो गई है। इस दौरान आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किनसे मिला? आपके मदर फादर, उनका किस तरीके से आपकी तरफ? जी, बच्चे के साथ मदर फादर का तो सपोर्ट होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि छाव फाउंडेशन का था। छाव फाउंडेशन के साथ अगर मैं न जुड़ी होती, या मुझे छाव फाउंडेशन के बारे में ना पता होता, या आलोक भाई और आशीष भाई अगर शायद हम एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम नहीं करते, तो मतलब शायद आज मैं अपने बारे में दुनिया को ना बता रही होती, या शायद मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ी होकर इंटरव्यू ना दे रही होती। तो सबसे बड़ा सपोर्ट जो रहा है वो छाव फाउंडेशन का रहा है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हो पा रही हूँ। शिरोज की शुरुआत कैसे हुई, कैसे जुड़ी, और कैसा लगता है जब अब लोग आपको इतना ज्यादा सफल मानते हैं और लोग जब आपकी बात करते हैं,
चारों तरफ आपकी चर्चाएं हैं, कैसा लगता है? जी मैंने छाव फाउंडेशन को 2015 में ज्वाइन किया था और उसके बाद कभी सोचा नहीं था कि मैं फेस ओपन करके कभी बाहर निकल पाऊंगी, कभी लोगों से बात कर पाऊंगी या मतलब फिर से अपनी जिंदगी को दोबारा से मतलब जी पाऊंगी या फिर से अपनी लाइफ को खूबसूरत बना पाऊंगी। ये तो छाव फाउंडेशन में आने के बाद हुआ और मुझे नहीं पता था कि मतलब कैसे जॉब करते हैं और जैसे आपने जिक्र किया था किसी रोज का, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं 15 साल की उम्र में कभी कैफे नहीं गई थी और मेरी फैमिली भी कभी कैफे नहीं जाती क्योंकि मैं एक प्रॉपर गांव से बिलोंग करती हूँ और कभी रेस्टोरेंट नहीं गए थे, तो हमें ज्यादा चीजों के बारे में मालूम नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जब मैं सिरोज कैफे में आई तो मैंने और लोगों को देखा तो एकदम निडरता के साथ सर्विंग कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, कोई कैशियर है, कोई बात कर रहा है, कोई मतलब इस तरीके से एंटरटेन कर रहे थे एक दूसरे को, तो कहीं ना कहीं मुझे उनको देख के बहुत हौसला आया। फिर आलोक सर से और आशीष सर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप मतलब किस तरीके से हमसे मदद चाहती है, तो मैंने बोला कि भाई मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो फिर उसके बाद मतलब मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई। फिर उन्होंने बोला कि आप काम करिए, आप सक्षम हो गई हैं, अभी आप काम करिए। तो मैंने फर्स्ट टाइम सिरोज हैंगआउट कैफे में काम किया था और मतलब सिरोज हैंगआउट जो है अपने आप में एक अनोखा कैफे है जहाँ पे मतलब सर्वाइवर्स काम करती हैं और छाव फाउंडेशन का इनिशिएटिव है सिरोज हैंगआउट कैफे, जिसको सारी लड़कियां मिलकर चलाती है और अभी तक हमारे 4 कैफे हैं और 2 नोएडा में है और आगरा और लखनऊ में, और अभी तक से 30 से 35 लड़कियां यहाँ पे काम करती हैं और हम लोगों ने 5 सर्वाइवर से शुरुआत की थी 2014 में और अभी हम 35 लोगों को जॉब दे पाए हैं और 150 सर्वाइवर तक हम लोग लेके काम कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने रिसेंटली वेस्ट बंगाल में भी काम करना शुरू किया है, वहाँ पे हम लोगों ने छाव का ऑफिस ओपन किया है और आने वाले समय में जितना भी संभव होगा हम जितने भी सर्वाइवर हैं उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अंशु, आपको क्या करना पसंद है, जिसे आप इंजॉय करती हो, जिसमें आपको मजा आता हो, मतलब हॉबी जैसे होती है, तो आपकी क्या क्या हॉबीज हैं? फ्री टाइम में मैं बहुत रील्स बनाती हूँ और मैं मुझे मतलब वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं? हाँ मतलब वहाँ पे बहुत लोगों का सपोर्ट है और जब आपको मतलब इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं, निगेटिव कमेंट भी बहुत आते हैं लेकिन उनको इग्नोर करते हो, जो पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो उनसे लगता है कि हाँ मुझे बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं मतलब मैं किसी और के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ देखते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे फॉलो करते हैं और मेरे पेरेंट्स को जब मैं हंसती खेलती दिखती हूँ तो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। जिस दिन मेरी वीडियो नहीं जाती है तो पेरेंट्स सामने से कहते हैं कहीं ब्लॉग तो नहीं कर दिया है, तो मैंने बोला ब्लॉग नहीं किया, वीडियो नहीं बनाया। तो इस तरीके से कि मम्मी पापा इंतजार करते हैं मेरी वीडियो का कि मेरी वीडियो कब आएंगी, तो मतलब मैं पेरेंट्स के लिए बनाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और फ्री टाइम में मेरे दोस्त रहते हैं और वैसे मतलब जो भी ट्रेनिंग होती है तो फ्री टाइम में मतलब जैसे हम लोगों ने लिपन आर्ट सीखा है तो अब तो मोस्टली इतना इंटरेस्ट आता है वहाँ पे क्योंकि कलर करते हैं और कलर जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे भी एक स्माइल रहती है क्योंकि कलर का होना आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बस हम लोग कलर करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बाकी सारे सिरोज होम पे सब सर्वाइवर रहते हैं तो फ्री टाइम में हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, जो भी समय मिलता है तो खाली नहीं जाने देते हैं। जब आपके साथ ये घटना हुई उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रखा? कितनी पढ़ाई की, कैसे पूरी हुई पढ़ाई? मेरी पढ़ाई तो ज्यादा नहीं हो पाई है, पढ़ाई तो मेरी 12th तक हुई है क्योंकि अटैक के बाद सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा है वो पढ़ाई पे पड़ा है। और अटैक के 2 साल बाद मैंने ग्रेजुएशन 12th किया है और ग्रेजुएशन इनकम्प्लीट रह गया मेरा क्योंकि फेस के अकॉर्डिंग मतलब कभी स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिल पाया। तो अभी छाव में रहते हुए मेरी पूरी ट्रेनिंग हो रही है और यहाँ पे मैं कंप्यूटर की क्लास ले रही हूँ, स्पोकन इंग्लिश की क्लास ले रही हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास ले रही हूँ, हैंडीक्राफ्ट की क्लास ले रही हूँ। तो इसके चलते मतलब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो रही है और आने वाले समय में मैं जल्द ही ग्रेजुएशन का फॉर्म भर के और ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी और भगवान की दुआ से आगे बहुत कुछ करूंगी। बिल्कुल, ग्रेजुएशन जल्दी पूरा कर लीजिए। और मतलब ये बहुत शॉकिंग जब मैंने आपसे सुना कि मतलब फीस की वजह से एडमिशन नहीं मिलना, क्या दिक्कत आ रही थी? हाँ, जब मैं गई थी तो स्कूल वालों ने कहा कि हम आपको अपने स्कूल में कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि आपको देख के और बच्चे डरेंगे और बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हम आपको अपने स्कूल में नहीं मतलब पढ़ा सकते। तो इसके चलते ही मतलब मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लड़कियों को जो अपने अपनी जगह पर स्ट्रगल कर रही हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप
तक आप पे जब तक अत्याचार होता है, जब तक आप सहते हैं, जिस दिन आप सहना बंद कर देंगे उस दिन आप पे अत्याचार होना भी बंद हो जाएगा। और मतलब हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरीके से शुरुआत करें, क्योंकि मेरी बात करेंगे तो मुझे भी नहीं समझ आता कि मैं किस तरीके से शुरुआत करूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि एक कदम आप बढ़ा के चलो, जिस दिन आप एक कदम आगे बढ़ाओगी तो लाखों लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और वो मिला भी। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना कदम जो है आगे बढ़ाइए, और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलेगा आपको। बस आप शुरुआत करिए, और जब आप शुरुआत करेंगे तो देखेंगे कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और उस सपोर्ट में हम लोगों का भी सपोर्ट होगा। साथ ही मैं चाहूंगी आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे, या उन लोगों जिन लोग ने आपको एक वक्त पर नकारा, आपको कम समझा, इग्नोर किया, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी, और गवर्नमेंट से आपकी क्या अपील रहेगी, जो आपकी तरह जो भी लड़कियां हैं जिन्होंने इस चीज को फेस किया है, उन्हें और क्या सपोर्ट मिलना चाहिए? मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूंगी कि पहली बात तो जो मतलब एसिड अटैक होते हैं तो वो बहुत लोअर क्लास के लोग होते हैं, और जो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटीज रहती है वो होती है मेडिकल ट्रीटमेंट की, जो कि बहुत महंगे होते हैं, और हर कोई व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। एक सर्जरी 2 से 2.5 लाख रुपए की होती है, और उसके बाद उसका रूटीन चेकअप और मतलब खाने पीने का ध्यान रखना, तो उसमें काफी खर्चा हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल परिवार के लिए अफोर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और सर्जरी जो है वो एक टाइम के लिए नहीं, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं, और आपकी 20 से 25 सर्जरियां होती हैं। तो ऐसे में जो मतलब बेस्ट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे एसिड अटैक सर्वाइवर जो है उनके इलाज फ्री करा दिए जाए। और उसके बाद सरकार ने अभी तक भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स के भविष्य के लिए कुछ नहीं सोचा है, तो मतलब आप कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म सर्वाइवर्स को प्रोवाइड कराइए जहाँ पे, क्योंकि स्किल्स की कमी नहीं है सर्वाइवर्स के अंदर, या मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर। आप जब आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो स्किल्स आपके अंदर ऑटोमेटिकली होती है, बस उसको पहचानना होता है। तो आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए जहाँ पे सर्वाइवर्स अपना भविष्य चला सके। और लास्ट में बस इतना ही कि मतलब सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन कब करेगी ये नहीं पता है, तो इसलिए ज्यादा उम्मीद भी नहीं लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु हमसे बातचीत के लिए। आप सभी लोग जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, अपने आप को कम मत समझिए। आप जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में भी है, आप अपने आप में बहुत कुछ कर सकती हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा आग है, बस उस आग को बुझने मत दीजिएगा, और अपने रास्ते पर चलते रहिएगा, अपने मेहनत को जारी रखिएगा। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स, मैं हूँ आपके साथ ज्योति यादव।